घमंडी गोरी बहू बेचारी काली बहू। शीतल का शरीर नीला पड़ गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कुछ देर बाद उसको होश आने पर सास कमला और देवरानी उससे मिलने आते हैं तो वो फूट फूट कर अपनी देवरानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, सुप्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है। तुम पर अत्याचार किया, तुम्हारे साथ वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन मेरी बाजी मुझ पर उल्टी पड़ गई और मुझे करंट लग गया। देखो तो मैं तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाती थी और आज मैं खुद नीली पड़ गई। मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है और रही बात माफी की तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। अब से हम हमेशा प्यार से रहेंगे। देखा बहू, मेरी बहू का दिल कितना बड़ा और साफ है। इसलिए कभी भी किसी के रंग रूप के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इंसान के दिल का, उसके व्यवहार का अच्छा होना जरूरी है, ना कि उसके रंग रूप का। जी माँ जी, रंग रूप को लेकर जो मेरा घमंड था आज वो चकनाचूर हो गया है। आखिर घमंडी शीतल ने ऐसा क्या किया था जिसकी माफी वो ऐसी अवस्था में अपनी देवरानी से मांग रही थी? आखिर पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा, जहां सुप्रिया की शादी धूमधाम से विराज के साथ हुई थी और गृह प्रवेश के बाद उसकी जेठानी शीतल, जो कि रूपवती थी, कहती है, हाय दैया रे दैया, माँ जी आप किस काली कौवी को इस घर की बहू बनाकर ले आई हैं? अरे क्या आपकी पसंद को जंग खा गया था? बहू, ये तो छोटी बहू से किस तरह से बात कर रही है? माँ जी, मैंने झूठी क्या बोला? देवरानी जी इतनी काली हैं कि अगर महंगे से महंगा मेकअप भी करा लेंगी तो कभी गोरी नहीं हो पाएंगी। अरे भाभी जाने दो ना, रूप रंग में क्या रखा है। सुप्रिया बहू, तू शीतल की बात का बुरा मत मान। तुम दोनों थक गए होंगे, जाकर आराम करो। दोनों उसकी बात सुनकर चले जाते हैं। अगले दिन सुप्रिया अपनी पहली रसोई में गुलाब जामुन बनाकर लाती है और कहती है, माँ जी खाइए ना, मैंने अपनी पहली रसोई में गुलाब जामुन बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। हाँ बहू, खाती हूँ, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आहा, खाने में भी बहुत बढ़िया है बहू। अरे ये क्या देवरानी जी, आपने अपनी जैसी दिखने वाली चीज ही बनाई है? मतलब बनाया भी तो काले काले गुलाब जामुन। अरे कम से कम रसगुल्ले ही बना लेती मेरी तरह। लगता है अब इस घर में यही खाना बनेगा, काला सा बैंगन का भरता, काली सी दाल मखनी। कपड़े भी काले पहनोगे और तुम्हारी शक्ल देखकर रोज का दिन भी काला ही हो जाएगा। ये सुनकर सुप्रिया बहू की आंखों से झपझप आंसू गिरने लगते हैं। बहू के आंसू देखकर सास कहती है, बड़ी बहू, अपनी गोरी सूरत पर इतना गुमान भी मत करो कि तुझे होश ही ना हो कि तू क्या बोले जा रही है। अपनी काली जुबान पर लगाम दे। भले ही बहू का रंग काला हो, पर मजाल उसने अभी तक तुझे पलट कर जवाब दिया हो, फिर भी तू उसे सुनाई जा रही है। अरे वो छोटी का लिहाज का दिया तो तू बड़ी होने का लिहाज कर ले। माँ जी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत कहा, और मैं मुंहफट इसीलिए ही लगती हूँ आपको, क्योंकि सब सामने क्या देते हो पीठ पीछे कहने की मेरी आदत नहीं है। और अगर देवरानी जी काली हैं तो काली ही बोलूंगी, अब मेरी तरह गोरी तो हो नहीं सकती वो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी ठीक कह रही हैं, मैं काली हूँ तो काली ही रहूंगी, मेकअप करके भी गोरा नहीं हो सकती। ये कहते ही सुप्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शीतल को आंखें दिखाकर कमला भी उसके पास चली जाती है। शाम को विराज आता है और उसे उदास देख कहता है, सुप्रिया क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुप्रिया। कुछ नहीं, आप खाना खा लीजिए। अरे बताओ तो, तुम उदास क्यों हो? मुझे नहीं पता। तुम नहीं बताओगी तो मैं माँ से ही पूछ लेता हूँ। विराज अपनी माँ के पास जाकर उनके उदासी का कारण पूछता है, जिसके बाद कमला उसे सब कुछ बता देती है। तभी विराज अपनी शक्ल को काला किए घुटने तक नाड़े वाला कच्छा पहनकर जाता है और उसे घुमाते हुए कहता है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपने खुद को काला क्यों किया? आप जितना भी खुद को ऐसे कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे प्यार उतना ही करूंगी। मुझे तो लगा मेरे काले होने के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बात को तुम क्यों नहीं समझती हो कि मुझे तुम्हारे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही भाभी तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन माँ और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो रंग रूप से बढ़कर है। और भूल जाओ,
अगर तुम्हें कोई भी या भाभी तुम्हें फिर से इस चीज का ताना दे, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, जस्ट इग्नोर हर। तभी कमला भी आ जाती है। माफ करना बहू, कमरे से गुजरते हुए तुम दोनों की बात सुन ली, पर बहू मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बड़ी बहू की बातों को नजरअंदाज कर। जी माँ जी। इस तरह वक्त गुजरता है। सुप्रिया अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल कर घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। वहीं घमंडी जेठानी हमेशा सुप्रिया पर अपना दबाव बनाए रखती थी और उसके कालेपन का मजाक उड़ाती थी। कभी घर में तो कभी बीच बाजार में, मुंह दिखाई में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शीतल का पति विक्रम उसे खूब समझाता है कि देवरानी की इस तरह बेइज्जती न करे। खूब समझाकर वो दूसरे शहर नौकरी करने चला जाता है। शीतल के अत्याचार खत्म नहीं होते। कभी कभार वो सुप्रिया का खाना बिगाड़ देती थी, जिससे कमला सुप्रिया पर चिल्लाया करती थी। घर संभालने की वजह से घर के सभी लोग सुप्रिया की बहुत तारीफ करते थे, पर शीतल ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक दिन उसके बाथरूम के टब में पानी भरकर 2 छिली हुई तारों को उस पानी में वो डाल देती है और कहती है, सबको उस काली कलूटी बैंगन लूटी की तारीफ करने की बहुत आदत है ना। मेरा किया हुआ तो भूल गए हैं सब। देवरानी जी, जब तुम यहाँ नहाने आओगी तो इस 440 वोल्ट के झटके को खाकर तुम बच नहीं पाओगी। उसके बाद इस घर पर सिर्फ मेरा राज होगा, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। इस बटन को जैसे ही ऑन करूंगी, इस टब में करंट आना शुरू हो जाएगा। ये कहते ही शीतल का पांव फिसल जाता है और वो करंट वाले टब में गिरकर करंट की चपेट में आ जाती है, जहां करंट खाकर वो नीली हो गई थी। तभी उसकी आवाज सुनकर सुप्रिया जल्दी से उस बटन को बंद कर उस तार को लकड़ी से हटाती है। दीदी, शीतल दीदी, आपको क्या हो गया? माँ जी जल्दी आइए। अरे छोटी बहू, और ये बड़ी बहू को क्या हो गया? जल्दी से हॉस्पिटल चल इसे लेकर। तभी सास, बहू और विराज उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। करीब 10 घंटे बाद उसे होश आता है, जहां सभी उससे मिलने जाते हैं और रोते हुए जेठानी कहती है, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें कितना बुरा भला कहा, तुम्हारे रंग रूप का मजाक उड़ाया। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गई और अपने बनाए जाल में भी। मैंने तुम्हें मारने के लिए करंट का इंतजाम किया था और भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। मेरा ही पैर फिसल गया और करंट की चपेट में आ गई। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जेठानी जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है, और रही बात माफी की, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। अगर बहू तू ये बात थोड़े समय पहले समझ जाती तो अच्छा होता। आज तेरी ये हालत ना होती। देखा, दूसरों को काला कहते कहते तू ही नीली पड़ गई आज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ जी, और अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जेठानी देवरानी प्यार से रहेंगी। इस तरह शीतल का गोरेपन का घमंड टूट जाता है और वो अपनी देवरानी को छोटी बहन समझकर प्यार करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, वरना उसी गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। मदन एक गरीब मछुआरा था। उसके घर की जीविका नदी के गोते में रहने वाली मछलियों पर निर्भर थी। वो जबलपुर गांव में अपनी पत्नी लाली और 5 साल की बेटी पिंकी के साथ गरीबी में जीवन काट रहा था। वो नदी ही उसका नित्य कर्म थी। उसका सादापन उसके पहनावे से साफ झलकती थी। फीकी सी धोती और मटमैले कुर्ते के साथ कांधे पर एक गमछा। लाली, मैं जा रहा हूँ। अरे जरा सुनो, लाल चाय बनाई है, थोड़ी पीते जाओ। सुबह के पहले आहार से मुंह मोड़कर नहीं जाते। अरे इस चाय के चक्कर में सूरज की लाली अगर धधक धधक कर पड़ी तो नदी की सारी मछलियाँ गोते में जाकर बैठ जाएंगी, और अगर मछलियाँ पकड़ में नहीं आएगी तो बाजार में क्या बेचूंगा, और कैसे जलेगा चूल्हा। अजी कितनी बार कहा है, कुड़कुड़ाना छोड़ दो। जो भाग्य का होता है वो हाथ आ ही जाता है। चाय पीकर जाओ। मदन गटागट से चाय पीकर जाला लेकर नदी पर आता है, जहाँ उसके दोस्त खेतान और मुरली कहते हैं, अरे कहाँ रह गया था घनचक्कर कहीं का? तेरी बाट जोते जोते हमारी आंखें थक गई थी। देख देख, सारी मछलियां पानी के अंदर समा गई हैं। अरे बिगड़ क्यों रहा, चल जाल डालकर देखते हैं, थोड़ी मछली तो हाथ आएगी। मदन बड़े आस के साथ नदी में जाला डालता है। सुबह से शाम हो जाती है मगर जाले में एक भी मछली नहीं फंसती, जिस कारण उसके दोनों दोस्त कुड़कुड़ाने लगते हैं। कहा था मैंने, इस मुखचंद को कुछ भी नहीं मिलेगी, समय गवा दिया तूने। तू जानता है ना, हम गरीबों के घर का चूल्हा रोज की कमाई से जलता है।
आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, अब बगैर मछली बेचे कहाँ से आएगा आटा दाल खरीदने का दाम है? मदन निराश हो जाता है और बोलता है, माफ कर दे दोस्त, नहीं जानता था कि मेरी कोशिश खाली चली जाएगी। काश की पैसों के पेड़ का कथन सच होता और हम गरीबी के गहरे से निकल जाते। अच्छा, इस नदी की गहराई में गोता लगाओ और मिटा लो अपनी गरीबी। वो कैसे? अरे इस नदी के अंदर जादुई दुनिया बसी है, मगर ये जोखिम से भरा हुआ है। कुछ बरस पहले मेरे 2 दोस्त अंदर गए थे, मगर लौटे नहीं, और जो लौट कर आया वो तो माला माल हो गया। अरे कैसी बावली बातें कर रहा है तू? नदी के अंदर भला जीवन मुमकिन थोड़ी है। मदन मुरली की बात टालकर घर चला आता है, मगर उसका मन नदी के अंदर की जादुई दुनिया को देखने के लिए उफन रहा था। वो अपनी पत्नी को सारा वाक्य बताते हुए बोलता है, लाली तुम सुबह मेरे लिए प्याज रोटी और पानी बांध देना। इस गरीबी में दिन काटने से भला है मैं कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन भर भी मछली बेचकर मैं अपनी पिंकी को कभी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकूंगा, ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए कुछ कर पाऊंगा, और ना ही ब्याह के लिए कुछ बटोर पाऊंगा। लाली मदन की बातों से सहमति जताती है। अगली भोर वो तैयारी के साथ सूरज की किरण फूटते ही नदी के किनारे आ पहुंचता है। जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, नदी सुनहरी बड़ी चमचमाहट से भर जाती है और उसके सामने सोने की सीढ़ियां बन जाती है जो नदी के अंदर जा रही थी। मदन जैसे ही उस सोने की सीढ़ी पर पैर रखता है, वो सीढ़ी नदी में समा जाती है और मदन नदी की नायाब दुनिया में दस्तक देता है। इस नदी में तो सचमुच में लोगों का बसेरा है। ताज्जुब की बात यह है कि मैं इस नदी में सांस ले पा रहा हूँ, मगर नदी के अंदर के निवासी अब इतने गरीब क्यों हैं? मदन ऐसा सोच ही रहा था कि एक अपाहिज बूढ़ी भिखारिन एक चक्का पटरी पर बैठी हुई घसीटती हुई मदन को घेर उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मदद करो। सुनो बेटा, मुझ गरीब पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं, भूख से आते सूख रही है। भिखारिन की बदहाली देखकर मदन का मन पसीज जाता है और वो अपने खाने की पोटली से रोटी और प्याज निकाल कर उस बूढ़ी भिखारिन को देते हुए कहता है, ये लो अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस ये प्याज और रोटी ही है। अरे बेटा, भूख में तो सब अमृत का स्वाद देता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद मदन और आगे बढ़ता है, जहाँ थोड़ी दूर पर उसे मगधीरा नाम का एक प्यासा इंसान मिलता है। अरे जरा सुनो भाई, अरे जरा ठहरो। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? अरे मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। मैंने हर राहगीर से पानी मांगा, मगर मुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिला। पानी के लिए मेरी जान पर बनाई है, काश कोई मुझे पानी पिला देता। उस प्यासे को पानी के लिए ललकता देख मदन अपने झोले से पानी की बोतल निकाल कर उसे दे देता है। ये लो पानी। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे गरीब की प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद मदन और आगे बढ़ता है, जहाँ एक बीमार उसे घेर कर कहता है, रुक जाओ, मेरी मदद करो। क्या तुम मुझ बीमार को मेरे घर तक छोड़ आओगे? मैं चल फिर नहीं सकता और मेरे पास दवाइयों का दाम भी नहीं है जो भला चंगा होने के लिए खर्च कर सकूं, क्योंकि हम गरीबों का जीवन तो होता ही ऐसा है, कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है, तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। उस बीमार की बातों में छिपी हुई गरीबी की छटा देखकर मदन का मन भर जाता है और वो बोलता है, क्यों नहीं काका, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, बस आप मुझे रास्ता बताते रहना। मदन उस बीमार के बाह को अपने कांधे पर धरकर उससे बतियाता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ पल बाद वो बोलता है, बस बेटा, मुझ बीमार का गरीब खाना यही है। अब माफ करना, मैं तुम्हें चाय पानी के लिए नहीं पूछ सकता, क्योंकि मुझ गरीब के घर के खत्ते खाली हैं। मदन झट से अपनी जेब टटोलता है और कुछ पैसे उसे देकर कहता है, ये लो काका, कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। इसके बाद मदन हताश होकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये कैसी जादुई दुनिया है जहाँ के निवासी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस नायाब नदी में रहकर भी मेरी भेंट एक प्यासे से हुई है। मदन ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर छोटे बच्चों के एक झुंड पर छिटक पड़ती है और चिंकी नाम की एक बच्ची बोलती है, अंकल,
क्या आप हम गरीब बच्चों का घर बनाने में मदद करेंगे? हम अनाथ हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, इसीलिए हमारा घर भी नहीं। सर्दियाँ शुरू होने वाली है, मगर ये फूस का घर हमसे बन ही नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा बसेरा बनाऊंगा। बड़ी मेहनत के बाद मदन उन गरीब बेसहारा बच्चों का घर बनाकर आगे बढ़ जाता है। इस तरह वो जादुई नदी में बसे बहुतेरे गरीब लोगों की मदद करता है और अंत में एक बंजर पेड़ के ओट से सट कर बैठ जाता है। मुझे इस जादुई नदी में आना ही नहीं चाहिए था। जब इस नदी में रहने वाले लोग गरीबी में जीवन काट रहे हैं तो ये मेरी किस्मत के खाक बदलेगी। मदन ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी बंजर पेड़ हरा भरा होकर लहलहाने लगता है और उसके पत्ते पैसे में बदल जाते हैं। साथ ही सभी डालियां सोने के सिक्कों से लदकर झूम उठती हैं और पेड़ सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए बोलता है, निराश मत हो मदन, मैं इस जादुई नदी का पहरुआ हूँ। यहाँ आने वाले लोगों को गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है और अपनी परख में तुम पास हुए, तुम सफल हुए, इसलिए तुम इस सारे सोने के सिक्के और पैसे के वारिस हो। एक जादुई पेड़ झमाझम झूमते हुए अपनी टहनी पर टिमटिमाते सोने के सिक्कों को गिराने लगता है। साथ ही पैसे भी पतझड़ के पत्तों जैसे झड़ने लगते हैं, जो एक मखमली बड़ी पोटली में भर जाते हैं। जाओ, इससे तुम्हारा गरीब जीवन बदल जाएगा। शुक्रिया पेड़, मैं तो समझ रहा था कि जादुई नदी गरीबों की दुनिया है, नहीं पता था कि वो सिर्फ एक छल था। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदन उस पोटली को कंधे पर लटकाए हुए घर के लिए आगे बढ़ता है, जिसके साथ सभी गरीब गायब होने लगते हैं और वो जादुई नायाब नदी से अपने गांव लौट आता है। माँ देखो, पिताजी आ गए और उनके पास एक पोटली भी है। भगवान का शुक्र है तुम आ गए, मेरा तो जी चिंता में घुले जा रहा था। मदन लाली को जादुई नदी के अंदर घटा सारा वाकया बयान करता है। इस तरह जादुई नायाब नदी से गरीब मछुआरे मदन का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वो जबलपुर का बड़ा मछलियों का व्यापारी बन जाता है और अपने फूस के घर को ढेक कर नए सिरे से सुंदर घर बनाकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगता है। गरीब वर्सेस अमीर बहू की क्रिसमस ट्री। सुमन की 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू श्वेता, जिसका पति को कम काम आता था तो उसी में गुजारा करती थी। छोटी बहू तान्या, जिसका पति एमएनसी कंपनी में काम करता था और वह खूब पैसे उड़ाती थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के साथ बर्फीले ओले भी गिर रहे थे। जहां सास कंबल में बैठे ठिठुर रही थी, तभी उसके दोनों बेटे काम से आते हैं और वो कहती है, अरे महेश बेटा, ठंड बढ़ गई है तो कुछ पैसे लाया जिससे मैं कमरे में हीटर लगा दूं। अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। माँ, अभी मेरे पास काम में तंगी चल रही है, माफ करना माँ, मैं आपके लिए कमरे वाला हीटर न ला सका। तू तो यही कहता रहता है हमेशा। 3 महीने काट लिए ठंड में, अब बुजुर्गों और इतना शरीर नहीं झेल सकता। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? देखिए आपका छोटा बेटा आपके लिए क्या लाया है। शुभम बेटा, छोटी बहू क्या बोल रही है? क्या लाया है तू मेरे लिए? आप इतना परेशान रहती हैं, ठंड में कांपती हैं। तान्या ने बताया कि काफी बार आपने बड़े भैया से बोला है पर उन्होंने नहीं ला कर दिया, इसलिए आज मैं ही आपके लिए हीटर लाया हूँ। इसे अपने कमरे में रखना, जब भी सर्दी लगे जला लेना। लो माँ। अरे वाह मेरे लाल, जुग जुग जियो। इस बड़े वाले से तो मैं आस करती ही रह जाती हूँ, पर हमेशा तू ही कभी हीटर का, अभी दवाई, कभी शौले ले आता है। चलो अच्छा है, भगवान ने मेरे एक बच्चे को धन दौलत तो दी ही दी है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन्होंने आपकी कभी इच्छा पूरी नहीं की हो। भाई साहब जब नौकरी पर नहीं जाते थे तो यही आपको सारी चीजें लाकर देते थे। दीदी, आपका इस तरीके से कहने का क्या मतलब है कि मेरे पति निठल्ले थे और चलो नहीं भी करते थे काम, तो आज तो वह एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। कर दी ना आपने गरीबों वाली बात। मैं आपको कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आप जता ही देती हैं कि आप दोनों इस घर के गरीब बहू बेटे हैं। तान्या, ये तुम क्या बोल रही हो? अमीर गरीब कहाँ से आया? इस बात को तुमने ही शुरू किया है। अब दोनों बहुएं लड़ने मत लग जाओ। जाओ, जाकर काम करो और दोनों को खाना दो मेरे बेटों को। जी माँ जी। फिर दोनों बहुएं अपने पतियों को खाना बनाकर खिला देती हैं। दरअसल देवरानी जिठानी में अक्सर अमीर गरीब की बात शुरू हो जाया करती थी और ये सब अक्सर तान्या ही अपने पति के पैसों के दम पर करती थी और श्वेता को नीचा दिखाया करती थी।
तभी श्वेता की 8 साल की बेटी नेहा आकर कहती है, माँ, मेरे स्कूल के सब बच्चे अपने घर में भी अलग से क्रिसमस ट्री लाकर पार्टी करेंगे। आप भी करोगी ना माँ? मेरे लिए क्रिसमस ट्री लाओगी? और उस पर सजाने के लिए गिफ्ट, स्टार और भी बहुत सामान लाना है। बेटा, क्रिसमस ट्री तो बहुत महंगा आता है, मैं तुम्हें कैसे दिलाऊंगी? और उसके साथ सामान चाहिए, महंगा हो जाएगा बहुत बेटा। माँ प्लीज मना मत करो, घर में भी क्रिसमस ट्री लेकर आओ ना। नेहा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा पर इतने पैसे नहीं हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा को पैसे नहीं मिलते तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो महंगा सा क्रिसमस ट्री ला सकती हूँ। इतनी अमीर तो हूँ मैं। सच्ची चाची महंगा सा क्रिसमस ट्री दिलाओगी? हाँ बेटा। तान्या, तुम उसे उकसाओ मत ये सब चीजें देने के लिए जो मैं उसे नहीं दिला सकती। अपने पापा की मेहनत से ये सब ले सकती है। अरे तो क्या हुआ दीदी, मैं उसकी चाची हूँ, उसकी इच्छा पूरी करना तो मेरा भी हक है ना। नेहा बेटा। हाँ चाची। ठीक है, तो कल तुम्हारा क्रिसमस डे है, आज हम क्रिसमस ट्री लेने चलेंगे। ठीक है चाची। तान्या, तुमने फिर से अमीर गरीब की बात की, ये ठीक नहीं है। मैं अभी बाजार जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चल लेना आप। दोनों नेहा को लेकर बाजार जाती हैं, जहां बाजार में सुंदर सुंदर क्रिसमस का सामान लगा हुआ था। तभी नेहा कहती है, चाची माँ देखो वो सांता क्लॉज कैसे हिल रहा है। हाँ बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है नेहा, क्रिसमस गिफ्ट है। तीनों बाजार में आगे बढ़ते हैं, जहां एक गरीब बच्चा क्रिसमस ट्री और सजाने वाला सामान बेच रहा था। सामान ले लीजिए, सामान, सबसे सस्ता सामान, सांता क्लॉज, छोटा क्रिसमस ट्री, लाइट गिफ्ट, लीजिए लीजिए। अरे बच्चे, जरा हमें ये क्रिसमस ट्री देना। बड़े वाला कितने का है? मैडम 800 रुपए का है। अरे भैया, बहुत नाप तोल करके बता रहे हो, थोड़ा कम करो, बच्चों का सामान थोड़ी आएगा। मैं भी बच्चा हूँ आंटी, क्रिसमस ट्री आपको सजा वो मिल रहा है, लाइट लगी हुई है, गिफ्ट स्टार है तो फिर लगी है उस पर, इसलिए आज 100 रुपए का है। अगर आप ट्री ही लोगे तो वो आपको 500 रुपए का पड़ेगा। अच्छा जी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिलाओगे ना आप मुझे? नेहा बेटा, ये बहुत महंगा है, ऐसा करो तुम छोटे वाले ट्री ले लो। भैया, छोटे वाला क्रिसमस ट्री कितने का है? आंटी ये छोटे वाला 100 रुपए का है। अच्छा बच्चे, जरा बड़े वाला दिखाना ट्री, ये अच्छा लग रहा है, ये लो 600 रुपए। नेहा दीदी, आगे चलते हैं, और भी सामान खरीदना है। ये बोलकर तान्या जबरदस्ती उसे कम पैसे पकड़ा कर बड़ा वाला क्रिसमस ट्री लेकर चलती बनती है। तभी वो बच्चा रोते हुए कहता है, अरे अरे आंटी ऐसा मत करो, मुझे जरा सा भी नहीं बचता, पर आप हटा करके ले जा रही हो। आंटी ऐसा मत कीजिए, हमें भी अपना त्योहार मनाने का हक है, पूरे पैसे दीजिए आंटी। अब मैं माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? सोचा था क्रिसमस के बहाने 4 पैसे कमा लूंगा। तान्या, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो बच्चा बहुत रो रहा है। एक गरीब के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओहो, देखो कौन गरीब बोल रहा है, गरीब को गरीब का दर्द समझ आ रहा है। दीदी जाने दीजिए, बहुत पैसे लूटते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पैसों को लेकर इतना घमंडी होना, और यहाँ तुमसे छोटे से बच्चे से क्रिसमस ट्री के पूरे पैसे नहीं दिए गए, ये तुम्हारी कहाँ की अमीरी है? जहाँ तुमने दूसरे को निराश कर दिया। मुझ पर भी पैसे नहीं है, घर जाना होगा। माँ छोड़ो ना आप, अब हम अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। मेरी बेटी तो अपनी चाची की तरह पैसों में डूबी घमंडी हो गई है। मुझे उस बच्चे को पैसे देना और अमीरी गरीबी का फर्क मिटाना है। ये कहकर वो सबके साथ घर लौटती है तो रास्ते में स्नोफॉल होने लगती है। माँ देखो स्नोफॉल हो गई है, फिर रात को 12 बजे 25 दिसंबर लग जाएगा और सैंटा आएंगे। पोयम गाऊंगी, हे जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला ली के भागेला, सैंटा आ गेला तोहफा बांटेगा। अरे वाह नेहा, तुमने बहुत अच्छी पोएम गाई। जिंगल बेल्स की बड़ी से अमीर स्टाइल में गाओ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। यहाँ भी अमीरी गरीबी की बातें पता नहीं मेरी बेटी के मन में और कितना जहर घोलेगी। तभी श्वेता अपने घर में से पैसे निकालकर उस बच्चे को दे देती है, जिससे तान्या महंगा सा ट्री लाती है। ये लो बच्चे, तुम्हारी क्रिसमस ट्री के पैसे। क्या तुम क्रिसमस डे नहीं मनाओगे? नहीं,
मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे? कल मैं तुम्हारा सेलिब्रेट करवाऊंगी क्रिसमस डे, ठीक है? ठीक है आंटी। अगले दिन सब क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। जहां चर्च में कुछ लोग जीसस के लिए प्रेयर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शाम के समय नेहा अपनी चाची के साथ मिलकर उस क्रिसमस ट्री को सजाकर पार्टी करती है। तभी श्वेता कहती है, नेहा बेटा, यहाँ की क्रिसमस पार्टी तो हो गई, इससे भी अच्छी तुम्हें क्रिसमस पार्टी में जाना है। इस नकली पेड़ से ज्यादा असली पेड़ को सजाएंगे हम। हाँ माँ, चलो। जरा मैं भी तो देखूं असली पेड़ को कैसे सजाते हैं। तभी श्वेता तान्या नेहा से बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा अपने घर आ जाता है, जहाँ श्वेता एक छोटा सा पेड़ काट कर लाती है, उसे लाइट से सजाती है। तभी बच्चे भी पेड़ सजाने में उसकी मदद करते हैं और टॉफियां लगाकर कहती है, देखो बच्चों, नकली पेड़ से ज्यादा असली सुंदर लग रहा है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला क्रिसमस ट्री। चाची वाले नकली पेड़ से भी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। गरीब लोगों को गरीब चीजें ही पसंद आ सकती हैं। तान्या, बंद करो अमीर और गरीब की बातें करना। क्रिसमस डे ऐसे नहीं मनाया जाता, और तुम्हें लगता है तो हमारा गरीबों का क्रिसमस ट्री तुमसे लाख गुना अच्छा है। मेरी बेटी के मन में जहर घोलना बंद करो। मैंने तुम्हें कभी नहीं नीचे दिखाया, तो तुम ऐसा बार बार क्यों करती हो? ये ठीक नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बार बार आपको इतना नीचे दिखाया। अनजाने में मैंने नेहा के दिमाग में ये सब बातें भरी। नेहा बेटा, मम्मी आपको जो कह रही हैं वो सही है। ए बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या आंटी? ये तुम्हारे लिए चॉकलेट और कुछ पैसे। तुम्हें इसकी जरूरत है ना? शुक्रिया आंटी। इसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही तान्या के सिर से पैसों का घमंड भी उतर जाता है। एक गांव में किशन, नरेंद्र और शिव नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आज भोर को जब वो तीनों चले जा रहे थे, तब गणपत नाम का एक शख्स कहता है, इतने भोर सवेर को गांधी जी के 3 बंदरों की टोली कहाँ की सवारी करने जा रही है? अरे काम दाम तो है नहीं इन निकम्मों को, दिन भर धरती मैया को रौंदते फिरेंगे नल्ले ने ठल्ले कहीं के। लोगों की जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी उन तीनों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। तुम तीनों ने अफीम खा ली है क्या? हम सब तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और तुम सब हंसी के फुहारे बरसा रहे हो। जाने किस मिट्टी से बने ये तीनों नमूने हैं? इतने कड़वे बोल कोई हमको सुनाता ना तो हम कब के जमीन में धंस गए होते। हाँ, अपनों की बातों का भला क्या बुरा मानना। हम तीनों अनाथ हैं। ये गांव हमारे लिए 4 धाम और यहाँ के निवासी ही हमारा परिवार है। फिर तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ एक तपस्वी जंगल के बीचों बीच बेहोश अवस्था में पड़ा होता है। वो फुर्ती से उसके पास आकर उसे देखते हैं। लगता है सूरज की तपिश के चलते ये बेहोश हो गए हैं। तीनों मिलकर तपस्वी को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लाकर घंटों उसकी देखरेख करते हैं। तभी तपस्वी होश में आते हुए पानी की मांग करता है। पानी, पानी। किशन झटपट से दौड़कर उनके खातिर झरने से पानी भर लाता है और तपस्वी को पानी पिलाता है। बाबा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धूप की धधकती ज्वलन के चलते मैं मूर्छित हो गया था। मैंने कई राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने मेरी दशा पर ध्यान नहीं दिया। जाने क्यों आज संसार केवल अपना स्वार्थ साधना जानता है, मगर वो आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत हर पल के साथ मिट रही है। वो तीनों एकाएक तपस्वी को अपना परिचय बताते हैं कि तपस्वी अचानक से एक सुशोभित देवता में बदल जाते हैं और उनके इर्द गिर्द चमक प्रकाशित होती है। तीनों दोस्त सूझबूझ के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो तपस्वी का भेष एक छल था। मैं ब्रह्मा का दूत हूं, जिसे पृथ्वी का भ्रमण करने को भेजा गया था। तुम तीनों बेहद ही भले मानव हो, इसलिए अब तक जो तुम्हारे हाथ लोगों से मांग करने को आगे बढ़ते थे, आज के बाद वो उनकी जरूरतों को पूरा करने को उठेंगे। तुम तीनों इसी क्षण जादुई पुरुष में बदल जाओगे और तुम अपने मुख से सोना, पैसा और भोजन बरसाओगे। जाओ और अपने जादुई शक्तियों से पुरुषार्थ करो। तथास्तु। दूध की ओझल होते ही तीनों एक दूसरे के अक्ष को निहार कर कहते हैं,
क्या सचमुच हम तीनों जादुई दोस्त बन चुके हैं? अगर सचमुच हमारे अंदर जादू विद्यमान है तो इसी क्षण हमको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। शिव के शब्द खत्म होते ही उसका मुंह खुल जाता है और वहाँ तरह तरह के खाने कतार में आ जाते हैं। अरे शिव तो सचमुच में जादुई पुरुष बन चुका है, तभी तो एक ही पल में इतना सारा पका पकाया भोजन मिल गया। तीनों जादुई दोस्त साथ मिलकर भोजन करके गांव लौट कर आते हैं। पैसों के अभाव से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। मैं सबसे पहले अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के हालात बदलना चाहता हूँ। मगर हमको इसकी खातिर मुखिया जी की मंजूरी की जरूरत होगी। तीनों उसी पल मुखिया के घर आ धमकते हैं, जहाँ मुखिया कहता है, क्या बात है, आज तुम तीनों यहाँ? मुखिया जी, हम तीनों दोस्त गांव के बदलाव के सिलसिले में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। हम तीनों मिलकर गांव की सड़क, जल व्यवस्था, सुलभ शौचालय इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया ठहाके मारते हुए कहता है, तुम बदलोगे गांव को, हैं? अपनी फटीचर जिंदगी बदलने के लिए एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है और गांव बदलने की बात करते हो, हैं? शायद आप हमारे परिचय से वाकिफ नहीं हैं। ठहरिए। तीनों दोस्त एक साथ एक मंत्र का जाप करते हैं। माया जालारंभ पुरुषार्थ कुर्वः वेशभूषा परिवर्तन कुर्वान्ति। मंत्र के शब्द रुकते ही चारों ओर तेज चमक निकलने के 3 जादुई दोस्त में बदलकर मुंह खोलकर सोना, पैसा और भांति भांति के खाने बरसाते हैं। क्यों मुखिया जी, हम दोस्तों के जादुई चलचित्र को देख चौंक कर रह गए ना आप? अरे मैं धनीराम इसी क्षण तुम्हें गांव के बदलाव की मंजूरी देता हूँ। जाओ बदलाव करो। अब हम तीनों दोस्त गांव की बदतर हालात को बेहतर बना देंगे। अगले दिन से गांव के एक नई ढांचे की नींव का काम शुरू होता है। गांव में हुए नए बदलावों को देख सभी उनकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, तुम तीनों जादुई दोस्तों ने मिलकर गांव की काया पलट कर रख दी। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें निकम्मा, नकारा, न जाने क्या क्या कहा, मगर तुमने इस गांव का हित किया। हमारे दिल में आप सभी को लेकर कोई मलाल नहीं, क्योंकि हम आपको दिल से परिवार मानते हैं। फिर एक रोज तीनों दोस्त सैर पर निकलते हुए बातें करते हैं। इंसान के जीवन में कलेश का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है। क्यों ना हम तीनों दोस्त अपने जादुई शक्ति के वरदान से लोगों की सहायता करें। मगर ये सब कुछ हमको अपने जादुई अस्तित्व को छुपाकर अंजाम देना होगा। चलो हम किसी गुप्त स्थान पर चलकर अपनी शक्ति से मदद मांगते हैं। तीनों दोस्त एक सुनसान वीरान जगह पर आकर अपने जादुई अवतार में आकर कहते हैं, ऐ मेरे जादुई अवतार, मुझे ढेर सारा भोजन दो। ऐ मेरे जादुई यक्ष, मुझे बेशुमार सोना दो। और मुझे बेशुमार पैसे दो। उसी पल वो जादुई रोशनी से भरकर सोना, पैसा और भोजन की भरमार करते हुए उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। तभी उनके कदम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी के पास आकर रुकते हैं। साहिब, इस भिखारी को भोजन दे दो। ये किस तबके के लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति के प्रति रुझान रखते हैं, मगर जीते जागते इंसान को खाना नहीं दे सकते? वो तीनों अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, ये लो भाई खाना। मेरी ओर से ये कुछ पैसे रखो। और मेरी ओर से एक सोने का सिक्का रखो। इसे तुम कोई भी छोटा मोटा कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हो और अपनी जीवनी को बदल सकते हो। उनकी अथाह मदद देख भिखारी के आंखों में खुशी के बादल उमड़ते हुए आंसू का रूप धर के बरस पड़ते हैं। अरे बरसों से ये सीढ़ियां ही हम भिखारियों का घर है। लोगों ने कभी भी हम भिखारियों को भोजन से बढ़कर और कुछ न दिया, मगर आप सभी संबंधी न होते हुए भी इतनी भरसक मदद के साथ हम भिखारी समूह को बेशकीमती प्रेरणा दे रहे हैं। हम सिर्फ गरीबों के जीवन को जड़ से मजबूत करने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। जादुई दोस्त की मदद से भिखारी गरीबी के धसे दलदल से निकल पाते हैं। तीनों दोस्त देर रात घर लौट कर आते हैं और सवेरे फिर मदद के लिए निकल पड़ते हैं और कई सारे जरूरतमंद और राहगीरों की मदद करते हैं। हमने सभी की मदद कर दी सिवाय एक के। ऐसा कौन शेष रह गया जिसकी मदद करने में हम जादुई दोस्तों के हाथ पीछे छूट गए हैं? वो जगह जहां हमारे जैसे यतीम अनाथ रहते हैं। हमारे पास तो ये जादुई शक्तियां हैं, मगर उनकी खातिर जीवन अभी कठिन होगा। तीनों एक साथ अनाथ आश्रम में दस्तक देते हैं, जहां उनकी भेंट आश्रम के केयरटेकर से होती है। जी नमस्ते, शारदा निकेतन अनाथ आश्रम में आपका स्वागत है। वो दरअसल हम ये कि
गरीब अनाथ बच्चों की मदद की खातिर आए हैं। मगर आप तीनों तो छुज्जी झूठ हैं। क्या हम भीतर आके बात कर सकते हैं? वो तीनों भीतर आते हुए कहते हैं, बच्चे, हम तीनों जादूगर हैं जो तुम्हें जादू दिखाएंगे। तीनों दोस्त उस पल जादुई अवतार में आकर बच्चों के सामने खूब सारा खाना, सोना और पैसा बरसाते हैं। दरअसल हम तीनों दोस्तों को जादुई होने का वरदान मिला है, जिससे हम गरीब, बेसहारा और अनाथों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप तीनों अपनी जादू का बेहतर रीति से सदुपयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए धन से हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों का भाग्य चमक उठेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने अपने आसपास की सभी की जरूरत पूरी कर दी, मगर अपने जादू का खुद पर जरा भी प्रयोग नहीं किया। नहीं किया तो अब सही। अंत में तीनों दोस्त जादुई शक्तियों का स्मरण करके खुद के खातिर एक खूबसूरत घर तैयार करके एक साथ रहने लगते हैं। प्रवेश के 5 बेटे थे। पत्नी के मरने के बाद उसने न सिर्फ एक पिता बल्कि माँ दोनों का बड़ी ही ईमानदारी से अपने 5 बेटों का पालन पोषण करके उन्हें सामान्य शिक्षा दीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए 5 को विदेश भेज दिया। कुछ सालों बाद अरे देखा तो मंगला, समय के पड़ाव कितना जल्दी पार हुई गवा। हमरे 5 पांडव पढ़े खातिर बिलायत गए हैं। जाने हमरे 5 सबूत कब आई हैं। प्रवेश ये बोल ही रहा था कि उसके 5 बेटे अपनी विदेशी पत्नियों के साथ दहलीज पर दस्तक देते हैं। अरे बेटवा, तुम 5 को देखे खातिर मन कितना आतुर हुई रहे। अरे बेटवा, इस विदेशी पहरावा पहने 5 कौन है? पिताजी, ये 5 आपके बेटों की बीवियां हैं। अरे बेटवा, ई का मतलब कि 5 विदेशन हमारी बहुरिया है। जी हाँ बाबूजी। बेटवा, लेकिन हमका ई शबन के विदेशी शब्द स्वर कैसन समझ में आई? हम तो ठहरे बिहारी बाबू। डोंट वरी ससुर जी, हमको हिंदी आती है। हाँ पिताजी, हम 5 की पत्नियों को हिंदी आती है। वैसे तो ये 5 विदेशी हैं, मगर इनके पिता स्वदेशी हैं, वो इंडियन हैं। अरे जैसा देश वैसा भेष। बहुरिया तनिक तुम 5 ठहरी यहाँ। प्रवेश आरती की थाली लाकर अपनी 5 विदेशी बहुओं की आरती अर्चना करता है। आओ बहुरिया, भीतर आओ। जी ससुर जी। इसके पश्चात 5 अपने पतियों के संग अपने अपने कमरे का रुख करती हैं और प्रवेश बोलता है, अरे आज हमारे कंधे से 5 बिटवा के ब्याह की जिम्मेदारी भी उतार गए। मंगला, अब हमारी बहुएं घर के बागडोर संभाली हैं। अगली सुबह अरे बिटवा, इतना भोर सवेर तुम 5 पांडव कहाँ चल दिए? पिताजी, अब हम 5 हमेशा यहीं रहेंगे, क्योंकि इस बढ़ते बुढ़ापे में आपको हमारी जरूरत है। हम 5 ने विदेश से अपना काम ट्रांसफर कर लिया है। अच्छा पिताजी, हम 5 चलते हैं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। कुछ देर बाद प्रवेश की 5 बहुएं क्रिस्टीना, बेला, एना, रीमा और राइमा नीचे आती हैं और सोफे पर पसर जाती हैं। तभी प्रवेश की 5वीं बहू क्रिस्टीना कहती है, हे यू बिहारी बुढ़ऊ, कम विद मी। अरे बहू, तुहार अंग्रेजी बोलवाला हमका नहीं बूझात है। नो प्रॉब्लम। सुनो ससुर जी, फटाफट से किचन में जाकर हमारे लिए कैपेचिनो बनाओ। अरे बहुरिया, बहुरा गाइल हो का? तुम्हारे रहते ससुर काम करे ये तनिक भी शोभा नहीं देत है। देखिए ससुर जी, सुबह सवेरे हमें तुम्हारा बेतुका लेक्चर नहीं सुनना। जितना कहा है उतना करो, वरना का बहुरिया? वरना हम तुम्हारे 5 सपूतों को 7 समंदर पार लेके चली जाएंगी। अरे नहीं बहुरिया, हम तुम 5 के पांव पड़त हैं। आपन बुढ़ाऊ ससुर पर ऐसन बिजुरी न गिराना। हम तुम 5 बहुओं की चाकरी गुलामी करब। वेल डन ससुर जी, अब काम पर लग जाओ। बेचारा ससुर बेटों से दूरी साधने के खौफ से सनसनाकर बहुओं की बंधुआ मजदूरी करने लगता है। पतियों की गैर हाजिरी में 5 विदेशन उसे नौकरों की तरह काम करवाती। एक दोपहर, सुन बे बूढ़े, ये पकड़ 50 रुपए और बाजार से जाकर स्वीट कॉर्न लेकर आ। हम 5 को स्वीट कॉर्न सूप पीना है। बहुरिया, इस गांव है विदेश नहीं, यहाँ बाजार हाट सांझ को लागत है। ससुर जी, स्वीट कॉर्न सूप तो हम 5 को अभी पीना है, सो चुपचाप से ये पैसे पकड़ो और जो कहा है करो। मगर बहू, यह स्वेटर कान होत है का? ओह गॉड, इन देहाती को ये भी नहीं पता। गांव के कबाड़, स्वीट कॉर्न मीन आपकी भाषा में भुट्टा। ठीक बा बहू, अब हम वही लावत है।
भूख से बिलबिलाता प्रवेश विदेशी बहुओं की फरमाइश को पूरा करने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होता है, मगर कड़कती धूप में वो बीच सड़क पर बेहोश हो जाता है। उसी बीच उसके पति वहाँ से घर लौट रहे होते हैं। वह उसे लिए घर आते हैं। तुम पांचों के रहते पिताजी सड़क पर बेसुध बेहोश पड़े हुए हैं। अब चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो? पांचों एक दूसरे के चेहरे की ओर ताकने लगती हैं। तभी प्रवेश बेहोशी से बाहर आता है। ससुर जी, कितनी बार समझाया है ना आपको, यूं देर दोपहर बाहर ना जाने को। देखा, आपके कारण हमारे हस्बैंड हमें ब्लेम कर रहे हैं। आवर डियर हस्बैंड, हम तो सारा दिन ससुर जी की इतनी केयर करते हैं। बताइए ससुर जी, क्या हम बहुएं आप पर सितम ढाती हैं? बेटवा, ऐसा कछऊ नहीं। हमारी बहुएं तो बेटियों से बढ़कर हमारा खास ख्याल रखत हैं। प्रवेश की हिचकिचाहट उनके पांचों बेटों को खूब खलती है। समय गुजरता है। अपने पतियों के पीठ पीछे 5 विदेशी बहुएं अपने बूढ़े ससुर पर सैकड़ों कामों का कहर ढाती हैं। तभी एना के फोन पर कॉल आता है। हेलो, हे एना, हाउ आर यू? हे लीजा, वेयर आर यू? इन इंडिया। ओह रियली, लेट्स मीट लीजा, सी यू सून। ये कहकर एना फोन काट देती है और कहती है, सुनो ससुर जी, आज शाम को मेरी एक फॉरेन फ्रेंड आने वाली है। सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक बाबा हुरिया। बूढ़ा ससुर भूखे प्यासे पूरा दिन कोने कोने की सफाई में अस्त व्यस्त रहता है। बहुरिया, तुम कहो तो तनिक देर सुस्ता लें। ससुर जी, अगर आपने आराम करने की सोची ना तो हम आपका जीना हराम कर देंगी। अरे जब देखो तुम पांचों बहुरिया बेचारे बूढ़े ससुर को सतावत रहे दो, बस वही कबा, अब और नहीं। सोच लीजिए ससुर जी, कहीं आपकी ये सुस्ती आपके 5 बेटों को 7 समंदर पार न पहुंचा दे। ये बोलकर 5 प्रवेश को घेर कर गुनगुनाने लगती हैं। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो ये बात, चुप्पी साध कर दो काम का आगाज। थोड़ी देर में सांझ ढल जाती है। लीजा दरवाजे से दस्तक देती है। हेलो लेडीज। हेलो लीजा। प्रवेश लीजा को जूस देता है। ई लो गोरी मैम, जूस पियो। ससुर जी, मुंह बंद करके सर्व नहीं कर सकते क्या? क्यों हम 5 बहुओं को एम्बैरेस्ड कर रहे हो, खटी कहीं के? भूल हो ही गई बहुरिया। Hey ladies, who's this old man? लीजा के प्रश्न पूछने पर 5 आपस में खुसुर-फुसुर करने लगती हैं। लीजा को पता चल गया कि यूं हमारे ससुर हैं तो हमारी नाक कट जाएगी। He is just a servant, nothing else. 5 विदेशी बहुओं को ये पता ना था कि उनकी सारी हरकत बाहर खड़े उनके पति देख चुके हैं। हम 5 भाइयों से बड़ी भूल हो गई है, मगर अब इन्हें सबक सिखाना होगा। मगर कैसे? पिताजी कहते हैं कि जब तक जैसे को तैसा न दो, उन्हें सबक नहीं मिलता। प्रीत उन 5 के पिता हंसराज को फोन करके सारी वारदात बताता है। ये बोलकर हंसराज अपनी बेटियों को फोन करता है। Hey daddy, how are you? अरे, you're dead. I'm not fine, my daughters. Your brother and her wife create the bad decisions every day. Hey daddy, don't cry. Your daughters are with you. We are coming. 5 बहनें अपने पति के साथ विदेश पहुंचती हैं और अपने पिता को सड़क पर पाकर कहती हैं, डैडी, are you okay? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। 5 बहन अपने पिता के साथ अपनी भाभी के पास आकर कहती हैं, How dare you, इलियाना, तुम डैडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये घर, ये दौलत हमारे डैडी की है। तुम उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? Well done, बेला। इतना लंबा चौड़ा भाषण देते शर्म नहीं आती? तुम 5 भी तो वही कर रही हो। What do you mean? मैं समझा था। तुम 5 जो अपने पति के पिता के साथ कर रही हो, वो बहुओं की बेशर्मी नहीं, अपने बूढ़े ससुर के साथ नौकरों से बदतर बिहेव किया, और वहीं जब तुम्हारे डैडी के साथ दोहराया गया तो बहुत बुरा लगा। ये सुनकर 5 बेहद शर्मसार होती हैं। अरे, अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम 5 ने अपने बूढ़े ससुर के साथ जो किया वो बहुत बुरा था। जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। 5 बहुएं 7 समुंदर पार पुनः अपने ससुर के पास आकर उसके पाँव में गिरकर कहती हैं, ससुर जी, अपनी 5 बेवकूफ बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। जिस उम्र में हम बहुओं को आपकी सेवा बारी करनी थी, हमने आप पर सैकड़ों सतब किए। अरे, हमारे दिल में तुम्हार खातिर कौनो मैल नाही बहुरिया, बस
अब आपन ससुराल संभाल कर अपने ससुर को निजात दो। इस तरह अंत में पांचों विदेशी बहुएं स्वदेशी बहू के सांचे में ढलकर अपना ससुराल संभालने लगती हैं और सभी मिलकर खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं।